नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज बड़ी बहस में बात होगी कुलदीप बिश्नोई को लेकर के। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा की सियासत में गैर जाट का चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई को लेकर के जो सस्पेंस है वो अब खत्म हो गया है। बिश्नोई ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, इसको स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर भी कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी को अब ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन पार्टी में उनकी सियासी राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के भीतर खुद को स्थापित करने के लिए उनको बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि उन्हें स्थानीय नेताओं से भी चुनौती मिलने वाली है। अब आदमपुर उपचुनाव में भी पहले सीट लेना और फिर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई कुमारी सैलजा के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन उदयभान को यह कमान कांग्रेस के अंदर जब दी गई उसके बाद से ही उनके ये सुर बगावती हो गए थे और आज कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया है और अब वो बीजेपी को कल ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी के साथ अब कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या रहेगा और किस तरह से वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थापित करेंगे, ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। और साथ ही साथ अब जो ये सीट खाली होगी उस पर जो उपचुनाव होगा उसको लेकर के भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वहां पर भी जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह के नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का कगार पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वहीं विधायक पद से इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे साथ 7 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब बिश्नोई के इस बयान पर उदयभान ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अभी तो कांग्रेस साथियों में दुड़राम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और बहुत साथी मेरे, रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही, साथ जाएंगी। और मेरे पास इस वक्त 7 और पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास, और उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा। और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा सकता हूँ। क्या पिद्दी को शोरबा, क्या कुलदीप के क्या औकात है जो अपने 7 आदमियों को नहीं रख पाया, जो उनको इसने बेचने का प्रयास किया। 6 जो विधायक जो थे 2009 में, वो इसको एक एक छोड़ करके इसके पास आ गए। जितने भी जो चौधरी भजनलाल के नज़दीकी आदमी थे, इसने अपने व्यवहार से सबको दूर कर लिया। इसने तो चौधरी भजनलाल की गरिमा को कम करने का काम किया है। आज वो भी लोग जो अपने 7 आदमियों को तो इकट्ठा रख नहीं सका, आज कांग्रेस के 7 आदमियों को तोड़ने की बात करता है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक सफर को भी दिखा देते हैं। ये भी आप देखिए कि कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक सफर है वो कैसा रहा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, और यहीं से उनका राजनीतिक करियर है। आप देखिए, राजनीतिक परिवार से चूंकि आते हैं, 1998 में आदमपुर से पहली बार विधायक कुलदीप बिश्नोई बने, और यहां से जो राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो कुलदीप बिश्नोई की हुई। फिर 2004 और 2009 में भिवानी से वो लोकसभा के लिए सांसद के तौर पर भी चुने गए, तो वहां पर भी उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। 2007 में कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस उनके द्वारा बनाई गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका को 6 सीटें भी मिली। हजका यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कि कुलदीप बिश्नोई ने बनाई, 2009 के अंदर विधानसभा के चुनाव में 6 सीटें भी लाए। हजका के 5 विधायक इसके बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, और इसी को लेकर के आप देख रहे थे कि अभी उदयभान भी यही प्रश्न उठा रहे थे कि वो अपने 6 विधायकों को भी नहीं संभाल पाए। तो हजका का भाजपा के साथ गठबंधन भी हुआ था, और उस समय जो गठबंधन था वो हजका और भाजपा का आपने देखा था। लेकिन 2014 के लोकसभा
में गठबंधन ने 10 सीटों पर जो चुनाव है उसको भी लड़ा। तो हजका अपने कोटे के हिसार और जो सिरसा की सीट है उसको हार गई 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें, और फिर विधानसभा चुनाव में समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो पाया और इसलिए हजका और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया। तो 2014 विधानसभा चुनाव में हजका ने फिर 2 सीटें जीती और 16 में हजका का फिर इसके बाद कांग्रेस में विलय हुआ और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये जो सफर है वो यहां तक चला है, जिसमें सैलजा यानी कि कुमारी सैलजा के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वो सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनको हरियाणा कांग्रेस की नहीं मिली और उदय भान को अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और उसके बाद से उनके जो बगावती सुर हैं वो लगातार आप देख रहे थे और आज उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया। इस्तीफा उनका मंजूर हो गया है और अब वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, वो इस बात को खुद कह चुके हैं। तो अब यहां से आगे क्या होगा हरियाणा की राजनीति के अंदर ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो हमने आपको बताया है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर रहते हुए कुलदीप बिश्नोई कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ये बात जरूर कही जा रही है कि वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिस परिवार से आते हैं या जो उनका अब तक का सफर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी भूमिका क्या रहेगी ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी चुनौती बाहर से है उतनी ही उनको अपने आप को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चुनौतियां रहेंगी। और ऐसे में अब कांग्रेस के ऊपर भी इसका क्या फर्क पड़ेगा ये सवाल भी उसी के साथ है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही बात कमोबेश आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी कही कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया चुनावों के दौरान, इस बातों को उन्होंने उठाया। लेकिन कुछ बातें और इसके साथ भी हुई, जिसमें आपको याद हो कि अभी किरण चौधरी ने इस बात को कहा कि नहीं, कोई भी शख्स अगर पार्टी छोड़ करके जाता है तो उसका फर्क जरूर पड़ता है, और कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो उसका असर कांग्रेस पर जरूर पड़ेगा। तो ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, इस बात को कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री के किए गए कामकाज से काफी प्रभावित हैं और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के साथ इस जो नए सफर की शुरुआत होगी वो कितना लंबा रहेगा और उस सफर के अंदर कुलदीप बिश्नोई अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे ये बहुत अहम रहेगा। और उपचुनाव अभी जो होगा उस उपचुनाव के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई की जो आप कह सकते हैं कि जो असली परीक्षा है वो होने वाली है, क्योंकि अब वो कैसे वहां पर उनके जो विरोधी कैंडिडेट्स होंगे उनको हरा पाएंगे। हालांकि आज तो अभी आप देख रहे थे कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज भी दिया भूपेंद्र हुड्डा को कि आप आकर के आदमपुर से चुनाव लड़िए, और चैलेंज कर रहे थे कि अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो बातें हैं वो अब कही जा रही हैं। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आज जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के कुछ अहम सवाल, बड़ी बहस को उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल यही है कि आदमपुर उपचुनाव में क्या बिश्नोई की राह आसान होने वाली है? ये सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बीजेपी के साथ उनकी राह शुरू हुई है। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जो कुलदीप का या जो भव्य का सियासी सफर है वो कैसा रहने वाला है, ये भी सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ ये जो शुरुआत हो रही है इसमें कितनी सफलता यहां पर कुलदीप बिश्नोई को मिलती है। क्योंकि आदमपुर में अभी उपचुनाव होगा और उपचुनाव के अंदर जाहिर बात है कि जो अभी से आप देख रहे हैं कि जो तमाम दावे और किए जा रहे हैं उसमें उस सीट को दोबारा से जीतना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तीसरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया है, बेटे के लिए बीजेपी का सहारा कितना कारगर साबित होगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और ये तमाम सवाल आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरमीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है।
मनीष जी, आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा और आज भी जिन बातों को वो कह रहे थे वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कह रहे थे कि आप आदमपुर से आकर के चुनाव लड़ लीजिए और अगर मैं हार गया तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक तो कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना और दूसरा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देना, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा खटाना जी। देखिए, कुलदीप जी ने जिस तरीके की बात शब्दावली यूज करी है, मेरे ख्याल से उनको ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कई बार सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक दल के नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज सीएलपी के लीडर हैं और प्रदेश में 10 साल में उनके कार्यकाल में बहुत विकास के आयाम छूमे हैं। और प्रदेश में 10 साल बड़ा खुशहाली था, भाईचारे का था, विकास का था, हर चीज में प्रदेश हमारा नंबर 1 था, चाहे वो कोई बात। और जिस तरीके की बात आज लड़ेंगे नहीं, ये तो बता दो कि जिस तरीके की बात कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि आप यहाँ आकर चुनाव लड़ो, मैं संन्यास ले लूंगा, ऐसी भाषा शब्दावली कुलदीप जी ने पहले भी बोला था कि मैं संन्यास ले लूंगा, चुनाव हार गया तो। इससे पहले भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में गए थे, बीजेपी में घूमकर आ गए, जब उनको वहाँ मान सम्मान नहीं मिला तो वापिस वो अपने घर आए। और मुझे लगता है कि ये दोबारा हो, ये घर वापसी उनकी दोबारा होगी। लेकिन एक बार चलो ठीक है, दूसरे ढोल बड़े सुहावने लग रहे हैं उनको, दूसरी बार ये ढोल सुहावने लग रहे हैं, तो हम ज्यादा उनके बारे में कोई वो नहीं करेंगे। लेकिन वो उसी दिन जिस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी, जब उनके खिलाफ मतदान किया तो ये उसी दिन क्लियर हो गया था कि वो पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन 55 दिन जो उन्होंने ये टाइम लगाया ये जाने में कि मुझे कहाँ ज्यादा फायदा है, कहाँ से मुझे, जब आदमी अपने स्वार्थों की अब लड़ेंगे नहीं हुड्डा साहब, ये तो बता दो। राजनीति में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब आदमी आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से वो धराशायी होकर जमीन पे गिर जाता है। राजनीति सेवा के भाव से होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी। ठीक है मनीष जी, ये सारी बातें मुझे पता है कि सेवा भाव से होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के अंदर जो परिदृश्य है वो कैसा है वो सबको यहाँ पर पता है। इस चर्चा में बैठे हुए सब लोग जान रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आपसे मेरा ये सवाल है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे, तो राजनीतिक तौर पर हम लोग देखें तो पहले हजका के साथ तो आपके साथ उनका गठबंधन रहा, लेकिन अब वो बीजेपी के अंदर आ रहे हैं जैसा कि वो कह रहे हैं। कैसे देखते हैं कुलदीप बिश्नोई का आपकी पार्टी में आना और इसके साथ जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास भी जाएंगे तो आपको फायदा होने वाला नहीं? विजेंद्र नेहरा जी, कैसे देखें इसको? देखिए आयुष जी, कुलदीप बिश्नोई जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, ईमानदार नेता है, उनकी साफ छवि है। हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया है और इसीलिए लगातार उनके क्षेत्र की जनता ने उनको मौका दिया है। और उनके जो पिताजी हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय भजनलाल जी, उन्होंने भी हरियाणा प्रदेश की जनता की बहुत सेवा की थी। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से, चाहे चौधरी भजनलाल जी का हम लगाए, उनका भी अपमान करने का काम किया, कुलदीप बिश्नोई जी का अपमान करने का काम किया। आयुष जी, आप सबको ध्यान होगा कि 2005 का जो चुनाव था हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पे लड़ा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, क्योंकि वो उनके दम पे ये लोग 67 सीटें जीत के आए थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन उनके नाम पे चुनाव लड़ने के बावजूद, जीतने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और मुख्यमंत्री बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। और उसके बाद भी आप ये लगाइए कि 2007 के अंदर फिर कुलदीप बिश्नोई जी ने उन सबने मिलकर के जिस तरह से हजका पार्टी बनाई, और 2009 के अंदर जब चुनाव लड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में उनके फेस पे, उस समय वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए थे और उनकी हजका पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी, फिर से कुलदीप बिश्नोई जी का अपमान करने का काम किया था। उसके बाद में राहुल गांधी जी के कहने पे जिस तरह की स्टेटमेंट लगातार कुलदीप जी ने दी थी पीछे, उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर वापसी की। उनको वादा किया गया पूरा मान सम्मान देने का, लेकिन फिर भी उनका अपमान हुआ। और उसके बाद जब खुद राहुल गांधी जी ने उनसे कहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एक बड़ी रैली राहुल गांधी जी की थी। और उसके बावजूद ठीक है, लेकिन विजेंद्र जी, देखिए हम लोग ये सब जानते हैं कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज आपके साथ, कल उनके साथ, ये तो चलता है। राजनीति में स्थायी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज वो अगर आपकी पार्टी के साथ आ रहे हैं तो बीजेपी को उसका कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि 14 का जो चुनाव था वो तो आपके साथ उन्होंने लड़ा था और जो कोटे में आपने उनको सीटें दी थी वो तो वो हार गए थे। और अभी अगर वो आपके साथ आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कैसे आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है? मुझे थोड़ा इसको समझाएं नेहरा जी। आयुष जी, देखिए आयुष जी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ में है और लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कल वो जब पार्टी ज्वाइन करेंगे उस समय भी आप देखिए हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ताओं का दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का जो हेड ऑफिस है वहां पहुंचने की उम्मीद है। और जिस तरह से खुद इनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद चित्रांश आयुष जी, उन्होंने अपना रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि अगर ये उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो वो इनके सबसे बेहतरीन प्रदेश अध्यक्ष
साबित होते। इन्होंने उनको मौका ना दे करके लगातार 27 अप्रैल तक जो से समय ना दे करके राहुल गांधी जी ने जो उनका अपमान किया है, इससे दुखी होकर के, और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के संगठन कौशल को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो नीतियों से प्रभावित हो ही जाते हैं, जब छोड़ते हैं तो यही कहते हैं कि भाई देखिए अब ये अपनी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई। अरविंद जी, आपका रिएक्शन कैसे देखें इसको? आयुष जी, देखिए, एक तो सच्चाई ये है कि कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ा लंबा अनुभव है पार्टियां, क्योंकि वो कई बार अलायंस रहा उनका, पार्टी भी बदली, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर हजका उन्होंने बनाई, हजका का उन्होंने बसपा से गठबंधन किया, उसे तोड़ा, उसके बाद फिर भाजपा के साथ अलायंस हुआ, उसे तोड़ा, फिर इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में दोबारा किया हजका का, उसके बाद अब फिर जो खबर है कि वो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो पुराने खिलाड़ी हैं इस काम के, तो दल बदलने के तो कुलदीप बिश्नोई जी, और देखिए हम तो शुभकामनाएं देंगे, आगे राजनीति में क्या होता है। बाकी देखिए, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज डूबता जहाज है, और ऐसे डूबते जहाज में कोई भी सवार नहीं होना चाहेगा। पीछे जो इनके बड़े बड़े लीडर छोड़ के गए, चाहे वो राव इंद्रजीत जी हो, वीरेंद्र सिंह हो, अरविंद शर्मा हो, रमेश शर्मा जी हो, धर्मवीर सिंह जी हो, और भी दर्जनों ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, और अब फिर वही फेहरिस्त फिर चालू है। चाहे कुलदीप बिश्नोई जी जा रहे हैं, उसके बाद उम्मीद है शायद किरण चौधरी जी को निकालने का प्रयास ये लोग करेंगे, फिर रणदीप सुरजेवाला जी को करें या किसी और को करें। तो हुड्डा एंड कंपनी जो हावी है आज कांग्रेस पर, उन लोगों की यही मंशा है कि किसी तरह से पार्टी को खाली कर दिया जाए। अब क्यों है ये भगवान जाने, ऐसे ही वो क्यों मंशा रखते हैं अपनी पार्टी को खाली करने पे उतारू हैं। परंतु जैसे ही मैंने खबर सुनी थी कुलदीप बिश्नोई जी ने चैलेंज किया हुड्डा साहब को, तो मुझे बड़ा अचंभा भी हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे लगा कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस मौके की तलाश में थे अब तक पिछले 8 सालों से, वो मौका, वो अवसर उन्हें मिल गया। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी के जो लोग हैं वो सब यही कहा करते थे कि हुड्डा साहब का पूरे हरियाणा में वर्चस्व है, बड़ा मजबूत उनकी पकड़ है जनता पर, उनके पास वोट बैंक है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये मुझे लगा ये एक अवसर उन्हें मिल गया इस उपचुनाव के रूप में, कि वो इस चुनाव को जीतकर अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है पूरे हरियाणा में संगठन खड़ा करने की, या पूरे हरियाणा से वो दिखाने का ये एक अवसर उन्हें मिला। परंतु बड़ा अफसोस हुआ कि बड़ा लंबा समय, कई घंटे बीत गए उस बयान को, उसके बाद कांग्रेस में सन्नाटा छा गया और सांप सूंघ गया सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी को। और अभी उनके प्रवक्ता मेरे भाई खटाना साहब जो बोल रहे हैं वो इधर उधर की बोलते रहे, परंतु ये नहीं बता पाए कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बल्कि मुझे एक उम्मीद और कि एक कदम और आगे हाँ, खटाना जी आऊंगा, क्योंकि अरविंद जी शुरुआत से यही सवाल उठा रहे हैं। मैंने चर्चा की शुरुआत की, सबसे पहला सवाल मैंने पूछा, अरविंद जी बार बार पूछ रहे थे। एक बार कंप्लीट हो जाए। और यहाँ भी मुझे मतलब बड़ी निराशा मिली। मुझे लगता था शायद दीपेंद्र हुड्डा जी एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस चैलेंज को स्वीकार करें और ये कहें कि मैं अपने पिताजी की जगह चुनाव लड़ूंगा, परंतु यहाँ भी बड़ी निराशा हमें हाथ। चलिए ठीक है, इसका जवाब खटाना जी देंगे, लेकिन मैं अभी विजेंद्र रेड्डी जी करूंगा। विजेंद्र जी, ये जो अभी इस समय हरियाणा की राजनीति में हम लोग देख रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी का वहां से इस्तीफा देना और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, इसमें स्पष्ट है कि किसी पार्टी से चाहे कार्यकर्ता भी पार्टी को छोड़ करके जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है, और इसी तरह की हर कार्यकर्ता को इसका वेटेज मिलना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से तो आज इतने सारे नेता निकल करके चले गए हैं, या जा रहे हैं या जाने वाले हैं। इस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी भी अभी कह रहे हैं कि 7 पूर्व विधायक मेरे साथ जाएंगे, रेणुका बिश्नोई जी भी जाएंगी, और भी कई साथी जा सकते हैं, उससे पहले अशोक तंवर भी जा चुके हैं। यानी अनेकों नेता कांग्रेस से निकल करके जिस प्रकार से जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो निसंदेह इसका बहुत भारी नुकसान होगा। 2005 में जब भजनलाल जी यहाँ के कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरा हुआ करते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो संसद सीट जीतने का काम किया था, उसमें मैं मानता हूँ काफी प्रभाव चौधरी भजनलाल जी का हुआ करता था। लेकिन जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद 2007 में हजका पार्टी का गठन करते हैं, और उसके बाद बार बार पासा जो पलटा है कुलदीप बिश्नोई जी ने, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य को काफी कम किया है।
कम करने का काम किया और काफी कम हो भी चुका है, जिसका परिणाम आपने देखा 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और हिसार और सिरसा 2 सीटें इसके खाते में दी जाती है कुलदीप जी के, और दोनों ये हार जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनका अपना साम्राज्य काफी कम हुआ है। और इसी प्रकार से आदमपुर जो विधानसभा का चुनाव की मैं बात करूं, जहां भजनलाल के टाइम में एक तरफा आदमपुर सीट का इलेक्शन हुआ करता था, वो धीरे धीरे घट करके 10-15 हजार के मार्जिन के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसको तो जबरदस्त लॉस है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे ये बड़ी अच्छी बात है आपकी, भाई उनको तो नुकसान है लेकिन इनको फायदा नहीं है। निसंदेह सरकार को इनका कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आजमपुर सीट ले लो, चाहे आप हिसार लोकसभा की सीट ले लो, चाहे आप सिरसा की सीटें ले लो, वहां पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास धुरंधर नेता पहले ही बैठे हैं। अब वीरेंद्र सिंह जी हैं, ब्रिजेंद्र उनके बेटे सांसद है वहां से, उन्होंने कहीं ना कहीं कटु वचन कहने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार से हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का प्रभावी क्षेत्र भी वही है, और उधर सोनाली फोगाट पहले से ही जो ना वो खपा हो चुकी है, वो काफी विरोध में आई है। तो मैं कहता हूं इसमें कांग्रेस को तो नुकसान है, लेकिन बीजेपी और इस सरकार को किसी प्रकार का कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी का बयान आपने हमारे को सुनवाया, और उन्होंने खुले शब्दों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चेतावनी दी कि वो आए और यहाँ पर चुनाव लड़े। देखिए ये तो स्पष्ट बात है, ये जो राजनीतिक चेतावनियां हैं, राजनीतिक घोषणाएं हैं, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इस बात की कि चेतावनी को स्वीकार किया, लेकिन वो आने वाले नहीं है। तो आयुष जी इस सारे एपिसोड में देखिए जिस प्रकार से निकाय चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं, और हिसार में फतेहाबाद में यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने गढ़ को बचाने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा का चाहे जर्जर हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, सभी वहां हार का मुंह देखना रेणु साहब, कुल मिला के आपका कहना यह है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए, एक तो उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके लिए तो है ही नुकसान, और भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। इसका बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। अब मैं थोड़ा सा इसका राजनीतिक पहलू और समझते हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, सारे पॉलिटिकल मेहमानों की बात सुनी, सब लोग अपनी अपनी पार्टी को ध्यान में रखते हुए पार्टी लाइन के हिसाब से अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते इसको कैसे देखेंगे? क्या आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ऐसा है कि जो बड़ा बदल जाएगा कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में जाने से या कांग्रेस पार्टी को छोड़ देने से, या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली तो एक बाई इलेक्शन होगा इसके कारण, तो उस बाई इलेक्शन में सभी राजनीतिक दल मोस्ट लाइकली हो सकता है नवंबर दिसंबर तक या अक्टूबर नवंबर में, जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे उसके साथ बाई इलेक्शन होगा। और आज कुलदीप बिश्नोई ने भी जिस तरह अपने और साथ में उन्होंने अपने मुंह से ही अपने बेटे की बात कह भी दी, जो बहुत चर्चा चल रही थी, तो लगता तो यही है कि वो कोशिश करेंगे अपने बेटे को इस उपचुनाव के माध्यम से आगे लाने की। पहले उनकी पत्नी भी वहां चुनाव लड़ चुकी है और जीत चुकी है, और अब वो अपने बेटे को लाना चाहेंगे राजनीति में, एक प्रवेश उनका उपचुनाव के माध्यम से वो कराना चाहते हैं। और अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, तो बाई इलेक्शन में कई बार सरकार का लाभ भी होता है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म संभवतः वो अपने बेटे को देना चाहते हैं। तो इतना तो है, लेकिन अब कोई बहुत ज्यादा तस्वीर अभी बदलने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये चीजें सिंबॉलिक तरीके से जरूर हम कह सकते हैं कि उनको झटका है, उनको फायदा है। जहां तक हुड्डा साहब की बात है, वो जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे, ये चीजें भी केवल घोषणाओं के तौर पे होती हैं। ये सब जानते हैं कि हुड्डा साहब आदमपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही वो अपनी सीट छोड़ेंगे, वो ऑलरेडी विधायक दल के नेता हैं। लेकिन जो आगे की बात है, आगे की राजनीति निश्चित तौर पे कुलदीप बिश्नोई के साथ, क्योंकि एक विरासत भजनलाल जी की है जी। और हालांकि चंद्रमोहन उनसे बड़े थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुलदीप बिश्नोई ज्यादा तेज तर्रार माने जाते रहे। ऑल्दो अब तक की जो उनकी राजनीति है उसमें उनके जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा सही पड़े नहीं है। जैसे कि मुझे याद है कि 2009 में जिसकी भी बात हो रही थी बार बार, जब उनकी कुछ सीटें आई थी और हुड्डा साहब को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उस समय पर ये माना जाता है कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन किया, क्योंकि उनको उस समय ये ऑफर हो रहा था कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर वो चाहते हैं, और 6 लोगों को विधायकों को समर्थन दिलवा देते हैं। लेकिन उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद फाइनली उनकी अपनी पार्टी टूट गई।
इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन 2014 में हुआ वो भी थोड़े समय के लिए चला, और फिर विधानसभा के पहले जिस तरह का गेन भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में गवर्नमेंट बनने से और यहाँ किसी के आने से आ गया, तो उस समय भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो अब डिपेंड ये करता है कि कितना वो स्पेस ले पाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और उस क्षेत्र में जिसकी तरफ हमारे एक साथी ने भी इशारा किया कि वहां पर, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के जो पुत्र हैं वो अब हिसार से सांसद हैं, और दुष्यंत जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी वो क्षेत्र निश्चित तौर पे है। बल्कि आपको याद होगा एक बार बहुत चर्चित चुनाव हुआ था जिसे कुलदीप बिश्नोई तब तो जीत गए थे, जब सुरेंद्र सिंह और अपने चौटाला साहब, अजय चौटाला और कुलदीप बिश्नोई लोकसभा का चुनाव जब वो जीते थे, तो तीनों परिवारों की एक बहुत रोचक लड़ाई थी। तो नो डाउट लोकसभा में रह चुके और विधानसभा में भी रह चुके। अब वो क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र है उसमें वो कितना सक्रिय रहेंगे, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा जाता है कि वो दिल्ली में ज्यादा उनका उठना बैठना रहता है, और वो हरियाणा में कितना समय देते हैं, आगे वो क्या स्कोप देख रहे हैं, ये उन चीजों पर डिपेंड करेगा कि क्या वो कुछ समीकरणों को बदलेंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए कोई जगह बना पाएंगे, वो कितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और राजनीति में जहां तक ये बात है, देखिए डूबता जहाज और चढ़ता सूरज ये तो सब बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो है वो कांग्रेस के बहुत दुर्दिन चल रहे हैं, और जब बुरे दिन चल रहे होते हैं तो नेचुरली सारे पासे भी आपके उल्टे पड़ रहे होते हैं। लेकिन राजनीति जो है वो किस समय पलटा खा जाए ये भी बिल्कुल, तो इसलिए आगे आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि किस तरह, अभी तो पहला जो इमीडिएट मामला रहेगा वो 2-3 महीने में जो बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी राज्य का चुनाव 2 साल दूर है, तो आप ये मान के चलो कि बाई इलेक्शन तो होगा, अगर 6 महीने से कम का समय हो तब बाई इलेक्शन कई बार नहीं होता। जी, जी। 24 में होना है इलेक्शन अक्टूबर में, तो अभी पूरा 2 साल जो विधायक वहां से बनेगा उसको मिलेंगे। जी, जी। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी तो मेन लोगों की दिलचस्पी उपचुनाव में होगी, और इस बात में होगी जो इशारा उन्होंने आज किया है कि क्या वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं इस चुनाव के ठीक है, तो हम लोगों को इस पर थोड़ा सा भी देखना होगा। ठीक है, आपने जो अपना आकलन किया है, मनीष जी, जो सवाल चर्चा के पहले, जो पहला सवाल मैंने पूछा उसी के साथ शुरू हुआ, और बार बार अरविंद जी पूछ रहे थे कि भाई जो चैलेंज किया है कुलदीप बिश्नोई ने कि आ जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े आकर के चुनाव, कैसे इसको देखें? देखिए, ये वो व्यक्ति चैलेंज दे रहा है जो अपनी लोकसभा सीट में कितने विधायक कांग्रेस के जिता पाया, और ये उस व्यक्ति को चैलेंज दे रहे हैं जो 30 विधायकों को जिता के लाने का सक्षम है, जिसमें अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो 31 विधायकों को जिताने का सक्षम अगर किसी में हरियाणा के अंदर। भार्गव साहब, मैं आपके बीच में बोला नहीं था भाई, जब मैं बोलूं तो 2 मिनट, बड़े भाई 2 मिनट। और जो मेरे भाई चैलेंज की बात कर रहे हैं ना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर आदमपुर से लड़ा दे, अभी पीछे उपचुनाव हुआ था, सरकार ने पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरी मशीनरी लगा दी। खट्टर साहब ने कहा अरे भाई कौन चुनाव लड़ रहा है, कोई भालू सुनाई दे रहा है लेकिन कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। तो भैया हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने कार्यकर्ता का भी नाम अगर चुनाव में रख देंगे तो वो भी जीत के लाने का प्रयास अपना पूरा दम रखता है। और मेरे भाई भार्गव साहब जो बात कर रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भार्गव साहब जेजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने जेजेपी की कोई बात नहीं करी, क्योंकि मलाई खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी को गाड़ी देकर आए थे, लोगों ने इनको इसलिए वोट दी थी कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है। लेकिन जैसे ही मलाई की बात आई, जैसे ही मलाई की बात लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अच्छा ये तो बता दीजिए हुड्डा साहब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आए ना कुछ तो बता दो भाई साहब। आज डिबेट का मुद्दा कुछ और है, डिबेट का मुद्दा कुछ और है, वोट स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, लड़ोगे या डरोगे, सबसे बड़ी बात लड़ोगे या डरोगे, लड़ोगे या डरोगे, लड़ोगे या डरोगे, 2% लड़ेंगे, लड़ोगे या डरोगे, कार्यकर्ता भूपेंद्र लड़ोगे या डरोगे, कार्यकर्ता आजमपुर से चुनाव बाई इलेक्शन लड़ोगे या भागोगे वहां से, देंगे जिसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद दे देगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां खड़े हो जाएंगे हरियाणा से वहां चुनाव जीत के दिखा देंगे। आप आप अपना गठबंधन करके रखना, जनता को जैसे आपने पिछले 2.5-3 साल में लूटा है, माइनिंग का, शराब घोटाले, जिस तरीके से आपने अपना जो बढ़ाया है, जितने पैसे आपने अपने कमाए हैं उनको चुनाव में लगाना, जितनी शराब बांटनी हो, जो करना हो वो आपके लिए खुली छूट है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर प्रदेश की बात छोड़ो, अगर देश में किसानों की आवाज किसी ने उठाई है
नहीं ठीक है, लेकिन खटाना साहब भाई देखिए, सवाल तो यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई अगर वो कह रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वहां से जाके, या ये सिर्फ हम ये मान के चलें कि केवल एक बयानबाजी के तौर पर है, लड़ेंगे क्या चुनाव वहां पर जो चैलेंज दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर चुनाव लड़ा देंगे तो वो भी पटक नहीं दे आएगा उनको। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा कद नहीं विजेंद्र है। नेहरा जी देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं तो जाहिर है भाई जहां से जा रहे हैं वहां थोड़ा नुकसान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, खटाना जी हो गया। नेहरा जी देखिए नहीं ठीक है, आप कार्यकर्ता को वो आपकी पार्टी का मामला है। विजेंद्र नेहरा जी, आयुष जी देखिए, आपने भी, अरविंद जी ने भी, सभी लोगों ने बार बार जो सवाल पूछा, मनीष जी बार बार उसको टाल रहे हैं। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरह से बार बार चैलेंज दिया था कुलदीप जी को कि आप इस्तीफा देके दिखाइए, दोबारा से चुनाव लड़के दिखाइए, आज उन्होंने खुलेआम कहा है कि भाई मैंने इस्तीफा आपके कहने पे दिया है, आपके चैलेंज पे दिया है, अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरे से या मेरे बेटे के सामने भी चुनाव लड़के दिखाइए और जीत के दिखाइए। अगर आप जीतते हो तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। हमेशा ये चर्चा होती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कुलदीप बिश्नोई में, भैया आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में। आप अपने नंबर पे बोलना नोट कर लीजिए। देखिए बार बार कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तुलना होती थी आयुष जी कि कौन बड़ा नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता है या कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सामने आए और ये प्रूफ करें कि हाँ मैं बड़ा नेता हूं, आदमपुर से चुनाव लड़े और जीत के दिखाएं। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा होगी, पहले से ही बहुत निराशा है इनमें, और 2024 के अंदर ये निराशा इनकी हार में तब्दील हो जाएगी। अब देखते हैं वो चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई विजेंद्र रेड्डी जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कुलदीप जी के पास में जनाधार नहीं है, इन्होंने हजका को कमजोर किया है, अपने पिताजी की विरासत को नहीं संभाल पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विजेंद्र रेड्डी जी बहुत समझदार हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन वो अपने अभय चौटाला जी की स्टेटमेंट को नहीं सुन रहे थे। अभी कुछ दिन पहले अभय चौटाला जी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके, बाकायदा बयान जारी करके ये कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और इनेलो पार्टी में उनका स्वागत है। वो इनेलो में उनको निमंत्रण दे रहे थे और सभी तमाम बड़ी पार्टियों या छोटी पार्टियों, जितनी भी पार्टी है, सभी पार्टियों के जो नेता थे वो कुलदीप बिश्नोई जी को अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण दे रहे थे। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको लोग तरह तरह के उनको टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जबकि यही कांग्रेस पार्टी इतनी भयंकर आपसी गुटबाजी से इस समय त्रस्त है आयुष जी कि चिंतन शिविर करते हैं। एक बार इनका चिंतन शिविर अभी कुछ दिन पहले जब राजस्थान में हुआ था, लगभग 1 दर्जन के बड़े नेता इनको छोड़ के चले गए थे। अभी इन्होंने 2 दिन पहले चिंतन शिविर हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है, उसके भी रुझान नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई जी जा चुके हैं लगभग इनको छोड़ करके, और इसके अलावा भी किरण चौधरी जी और बड़े तमाम जो नेता लाइन में लगे हुए हैं, उनका नंबर भी हो सकता है धीरे धीरे आए, क्योंकि इस तरह से अपमानित होकर कोई पार्टी में रहना नहीं चाहेगा। इनके चिंतन शिविर के अंदर प्रदेश के सम्मानित पद पे जो दायित्व, जो सबसे बड़ा दायित्व होता है, प्रदेश प्रभारी को ये लोग नहीं बुलाते हैं। किरण चौधरी जी उसमें नहीं आती हैं, जो इनकी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही है, कुमारी शैलजा जी उसमें नहीं आते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राज्यसभा के सांसद है, वो उसमें नहीं आते हैं। कैप्टन अजय यादव उसमें नहीं आते, और 3 कार्यकारी अध्यक्ष उसमें नहीं आते हैं। तो किस बात का चिंतन शिविर है? ये तो इस बात का एक संकेत है कि ठीक है, ये तो देखिए कांग्रेस की बात आपने बता दी, लेकिन मुझे विजेंद्र जी ये बताइए, क्योंकि विजेंद्र ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी मुझे ये बताइए भाई, ऑलरेडी जिस इलाके से आते हैं वहां पर आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेता हैं, तो अब किस तरीके से आपको उनका फायदा मिलेगा? वहां तो असली लड़ाई अब शुरू होगी कुलदीप बिश्नोई के साथ, और आपके साथ जो लोग हैं या जो आपकी पार्टी में अभी मौजूद हैं वही उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, और सेंटर में हमारी जो लीडरशिप है, जो वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे नेता तय करते हैं वही हम लोग करते हैं। हमारा अपना निर्णय कोई कार्यकर्ता खुद नहीं लेता। तो कुलदीप जी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग मिलजुल कर चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म कंडीशन के, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हम सब लोग काम करते हैं। कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। पार्टी से बड़ा कोई नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा देश है, देश के बाद हमारा अपना दल है, और हमारा ठीक है, लेकिन भाई पार्टी के अंदर भी रहना, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेता है उनके सामने तो सवाल ये होगा ना, फिर कुलदीप बिश्नोई को आपका फायदा कैसे मिलेगा, या आप कुलदीप बिश्नोई का फायदा कैसे ले लेंगे? ऑलरेडी आपके पास वहां पर ऐसी लीडरशिप मौजूद है, इसीलिए तो सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होगी कुलदीप बिश्नोई को।
देखिए आयुष जी, बिल्कुल हमारे पास में सर लगभग हर जगह हमारे पास में बड़े बड़े नेता है, और एक नहीं कई कई नेता है, चाहे वो विधानसभा स्तर की बात हो चाहे वो लोकसभा स्तर की बात हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद सबका हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अब वो हमारे परिवार में आएंगे तो सब लोगों को सम्मान देके चलने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे तरीके से वो काम करेंगे, खुल के काम करेंगे, उनको काम करने का मौका मिलेगा। जिस तरह से वो बार बार ये बात कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको बार बार उन्होंने बोला कि उन्हें काम दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिवाय गुटबाजी के, सिवाय एक दूसरे के टांग खींचने के काम तो कोई करता ही नहीं है। वहां पे इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी परिपाटी है, यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता हमारी पार्टी के अंदर, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ने की हमारे यहाँ पे परंपरा। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने जहां तक सुना है, इनके चिंतन शिविर के अंदर नीरज शर्मा जो हमारे फरीदाबाद से विधायक है, उन्होंने मांग उठाई कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने का प्रावधान करिए। वो उसको सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि बापू और बेटा दोनों के दोनों तो अब पदों पे है इस समय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा भी। तो ये तो परिवारवाद की पार्टी है, आपसी गुटबाजी की पार्टी है, इनमें वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है। अरविंद जी, सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। जननायक जनता पार्टी के लिए भी क्या चैलेंजिंग हो जाएगा कुलदीप बिश्नोई का, क्योंकि आप साथी तो हैं ही उनके, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र आप लोगों का भी है। विजेंद्र जी ने भी वही बात की और गुरमीत जी का भी इशारा उसी तरफ था। अरविंद जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में है, और अगर हमारे गठबंधन के सहयोगी दल में कोई आता है और हमारा सहयोगी दल अगर मजबूत होता है तो इससे तो हमें फायदा है, हमें किस तरह का नुकसान है? हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय दल है और वो स्वतंत्र है, वो किसी को भी पार्टी में ज्वाइन कराएं, और उनके साथ अगर कोई आता है, उनकी पार्टी ज्वाइन करता है, तो इससे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हमारा सहयोगी दल अगर और मजबूत होता है तो हमें इससे क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? ये तो अपने अपने सबके आकलन है। परंतु एक और बड़ी बात है, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है हरियाणा में, कि इनके परिवार ने कभी भी रोहतक से बाहर जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। शायद इसलिए कि वो डरते हैं कि हार के डर से बाहर जाने की हिम्मत कभी नहीं करते। और परंतु फिर भी जब ये चैलेंज मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जवाब दें ना दें, परंतु दीपेंद्र हुड्डा जी अपने पिताजी को जो चैलेंज दिया गया, हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा जी का खून खौले और वो अपने पिताजी को दिए गए इस चैलेंज का जवाब देने के लिए वो सामने आए और वो जवाब दें और वो ये चैलेंज स्वीकार करें। परंतु बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा मुझे दुख हुआ कि ये इतना अच्छा अवसर उनके पास था, अपने पिताजी और अपने परिवार की जो रसूख है जिसका वो दावा पेश करते हैं। खटाना साहब कसीदे पढ़ रहे हैं इतनी देर से उनको लेकर, परंतु अफसोस है खटाना साहब ने कहा कि वो खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार है। बिल्कुल, पर ताजुब ये है कि जब खटाना साहब गुड़गांव से होकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और वो अपने जिले की राजनीति करते हैं, हुड्डा साहब तो प्रदेश की राजनीति करते हैं और शायद ये कह रहे थे देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, तो उन्हें क्या दिक्कत है? मतलब ये एक बड़ी विरोधाभासी बातें हैं। एक और उन्हें कद्दावर कहा जाता है, तो ये बड़ा। और एक और बात, हाँ आपने कहा किसान नेता, वो देश के सबसे बड़े किसान नेता है। मुझे याद आता है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, और वो उस कमेटी की रिपोर्ट को 9 साल तक दबाए बैठे रहे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े किसान नेता हैं। 76,000 एकड़ जमीन औने पौने दामों में किसानों की लूट कर उन्होंने अपने रॉबर्ट वाड्रा जी और अपने और तमाम रिश्तेदारों को, बिल्डरों को जो भेंट की, तो उससे समझ में आता है कि वो कितने बड़े किसान नेता हैं। फिर भी मैं कहता हूं जो हुआ ठीक है, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आगे आपकी अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है कि आप उस अवसर को भुनाना चाहें या बैकफुट पर। जो पार्टी पहले ही बैकफुट पर है, आपका कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हताश है, ये एक मौका है हुड्डा साहब के पास कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए, इस चुनाव को। चलिए ठीक है अरविंद जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए चुनाव। अब उस पर वो क्या फैसला लेते हैं हम लोग इंतजार करेंगे। हालांकि ये तो इस तरह के चैलेंजेस हम लोग देखते रहते हैं, हमेशा दिए जाते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आप जो बात कह रहे थे उसका आकलन कुछ इस तरीके का है कि भाई ये आपका अपना व्यक्तिगत आकलन हो सकता है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जनाधार भी है और वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, और दूसरा यह है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा क्योंकि मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। रेड्डी साहब जी, अभय चौटाला जी ने तारीफ की है, इनको ये भी बताइए अभय चौटाला ने तारीफ की। मेरा साहब अभी आप बंद हो जाइए प्लीज, आपकी हमने बात सुनी है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि अभी नेहरा साहब ने जो बात की कि अजय सिंह जी चौटाला ने उनको एक मजबूत नेता बताते हुए पार्टी में निमंत्रण देने का काम किया, ये मेरे नोटिस में नहीं है। आज दुष्यंत चौटाला जी ने जरूर निमंत्रण दिया था और उसके ऊपर कुलदीप बिश्नोई जी का कमेंट भी मैंने सुना था, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभय चौटाला जी का वीडियो दिया होगा मेरी नोटिस में नहीं है। आप, मुझे लगता है कि आपकी इस बात की ये सच्चाई नहीं है, फिर भी अगर ऐसा तो चौटाला जी। दूसरी बात, एक मिनट आगे जो ना, अभी इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उसके जो आयोग बना था किसान आयोग, उसके चेयरमैन हुआ थे। अरे भाई, उसके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुआ करते थे। जब 2010 में मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया था एमएसपी के लिए, उसके चेयरमैन आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे और आज वो सत्ता में 8 साल से, उसको वो लागू करने का काम क्यों नहीं करते? और आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? अभी उन्होंने 4 को कर दिया, पार्टी ज्वाइन नहीं की है और फूलों की बरसात करनी शुरू कर दी है। वो क्या आपको इतनी ज्यादा लालसा सी क्यों आई है? दूसरी बात कहते हैं कि हमारे लिए तो राष्ट्र सबसे ऊपर है। आपने आयुष जी एक सर्वे देखा होगा जो आजकल फेसबुक के ऊपर चला हुआ है, वो फोर्स एजेंसी का एक सर्वे आया हुआ है। मुझे कहने में शर्म आ रही है क्योंकि आपके चैनल को पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर जगह देखा जा रहा है, बहुत सारे देखते हैं। वो बात मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। जो उस फोर्स कंपनी का सर्वे आया, उसने एशियन कंट्रीज के भ्रष्ट देशों की एक लिस्ट जारी किया है, उसमें भारत का कहां पर स्थान है वो खुद आप देख लीजिए और फिर आपको कितनी शर्मिंदगी होती है उसके ऊपर बताइए। दूसरी बात, खुद आपके वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में ये घोषणा की है कि 2021-20 से 22 तक नकली नोट 107 गुना बढ़ गए हैं। इतने ज्यादा नकली नोट छपे, मोनेटाइजेशन का जो परिणाम ठीक है, ये विषय बहुत अच्छा विजेंद्र जी, लेकिन इसका कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, नहीं, इन्होंने राष्ट्रभक्ति की बात की है, मैंने इसलिए इस बात को दोहराया है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है वो मैं अपनी डिबेट पर आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाहर कम ही नहीं, आपका मुद्दा बहुत सही है, मैं हिस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज सोचा कुलदीप बिश्नोई से इसका क्या कनेक्शन है? नहीं, विजेंद्र जी ज्यादा ही और अभय सिंह को लेकर के बात की तो मुझे ये बात कहनी जरूरी हो गई थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी की बात जो है, मैं फिर वही उसी स्टैंड पर आता हूँ। बीजेपी को इससे ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हाँ, कांग्रेस को भारी नुकसान जरूर है और जिस प्रकार से हमारे सिरसा में, फतेहाबाद में निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक बढ़िया एक प्रदर्शन रहा है, अच्छा मैंने गेन वहां पर किया है, तो इन चुनाव में भी जो आदमपुर का चुनाव बाई इलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल सही है। वो तो हम लोग सब लोग देखिए, वो बात तो गुरमीत जी भी कह रहे थे ना कि अभी तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो तो वही हो जाएगा। उपचुनाव में देखेंगे कि जो पार्टियों के दावे हैं वो कितने साबित हो रहे हैं। गुरमीत जी, क्या इस चैलेंज से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण होगा अभी कुलदीप बिश्नोई के लिए कि उनको अभी भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है? पहली बात तो यही है कि बाई इलेक्शन अगर वो अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, टिकट तो उनको देखिए मिल ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कोई उनको टिकट देने में आनाकानी करेगी। तो वो खुद लड़ते हैं या उनका बेटा लड़ता है, दोनों स्थितियों में सबसे पहली बात तो यही है कि वहां पर वो एक बड़ी जीत अगर हासिल करते हैं और तो उससे उनका एक प्लेटफॉर्म उनको मिला रहेगा, चाहे उनको मिले या उनके बेटे को मिले। और अगर आगे वो कोई मंत्रिमंडल विस्तार में कोई जगह उनको मिलती है, क्योंकि सत्ता से तो दूर है ही काफी समय से, तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो कोई मंत्री नहीं रहा, संतरी नहीं रहा, तो वो भी एक बड़ा लोगों की दिलचस्पी रहेगी उस बात में कि क्या उनको भारतीय जनता पार्टी आगे एडजस्ट करती है किसी रूप में। तो ये सवाल तभी आएगा जब, और बाई इलेक्शन में देखिए ये तो जितना मेरा आकलन है ये तो सिर्फ कहने की बातें, हालांकि सभी लोग हुड्डा साहब को लड़वाने के इतने इच्छुक क्यों है ये समझ नहीं आया, लेकिन ये तो राजनीति में चलिए तंज कसना जरूरी होता है, तो वो तो लड़ेंगे नहीं किसी हालत में। और मुझे तो लगता है शायद कुलदीप जी खुद ना लड़े, ना हुड्डा साहब लड़े, ना कुलदीप बिश्नोई लड़े, क्योंकि जैसे उन्होंने आज अपने बेटे की बात कही है अपने मुंह से, उनके जिस तरह से आई है, तो लगता है कि वो उसको कंसीडर कर रहे हैं और वो अनुरोध यही काफी। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि नहीं आप ही लड़िए, क्योंकि इस तरह की चीजें भी कई बार हो जाती। तो बाई इलेक्शन जीतने के बाद फिर क्या उनको आगे 2 साल सरकार में कोई जगह मिलती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर वो बेटे को लड़ाते हैं तो क्या वो लोकसभा सीट के दावेदार होंगे आगे, जो जिसके इशारा पहले किया गया कि भाई वहां पर ऑलरेडी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता माने जा सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। और अभी विधानसभा चुनाव क्योंकि 2 वर्ष से भी ज्यादा दूर है, तो इसलिए अभी इमीडिएट कोई
और पार्टी कोई फायदा उनका उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं लगता। ये ठीक है कि उनके साथ वर्कर जुड़े हों। गुरमीत जी, आपका कहना है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। आप किसी फाइनल रिमार्क के साथ मैं ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय और नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने अब कांग्रेस पार्टी को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इसका हरियाणा की राजनीति में क्या असर होगा, इसके लिए थोड़ा वक्त अभी और लगेगा, इसलिए समय का इंतजार आपको करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।